हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 2024 जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपका 14 दिसंबर को होने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट या दोस्तों मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए यदि इस बार का सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। हम दोस्तों अपने इस चैनल पे आपको मॉक टेस्ट कराते हैं। आज आपको हिंदी के 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आप सही करते हैं। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अभी तक आप लोगों ने सीटेट की कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। ये दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को आप नहीं देते हैं तो इस मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जितने मॉक टेस्ट हम आपको कराएंगे, यदि इतने मॉक टेस्ट भी कर लिए दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से इस बार का आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। मॉक टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा शिक्षक मतलब दोस्तों लैंग्वेज का जो टीचर है उनके लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्या है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना या भाषा की पाठ्य पुस्तक। आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यही इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको अपनी हर क्लास में आपको बताते हैं सीटेट एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा दोस्तों जो पेशेंस रखेगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेगा, उतने ही अच्छे ढंग से दोस्तों उनके ऑप्शंस को पढ़ेगा। जल्दीबाजी दोस्तों करेंगे आप, जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तब आपको पता लगता है ये वाला क्वेश्चन हमारा सही हो सकता था, हमने गलत कर दिया। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इस क्लास में बने रहिए। दोस्तों सीटेट के प्रश्नों का आंसर देते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में मीन्स क्लास में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ये भी नहीं होगा, और मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, ये भी नहीं होगा। हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर ही सिलेक्ट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये नहीं होगा दोस्तों, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बिल्कुल दोस्तों यही आंसर आपका सही है। केवल वाले ऑप्शन दोस्तों ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि इसका क्या निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ही जो होता है दोस्तों आपका भी, यह एक प्रकार का हिंदी में निपात होता है। जब यह किसी वाक्य में लग जाता है उस वाक्य को दोस्तों दबाव डाल करके यानी दबाव देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का उपलब्ध कराया जाए, ये हो सकता है दोस्तों। सी वाला है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बिल्कुल भी न पढ़ाई जाए, ये भी नहीं होगा। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी आपका हो सकता था दोस्तों, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और अपनी बात कहना सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, जो प्रभावी शब्द है आपका यह एक
पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खाली स्थान से संभव है, किससे संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्टफोलियो के माध्यम से संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, एकमात्र नहीं होगा, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी नहीं है, साधन है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक है, नहीं होगा। त्रुटियों को बढ़ावा देती, नहीं होगा। बड़ों की पढ़ने की वस्तु नहीं होगा, साधन है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका बताते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना या श्रुत लेख। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, नहीं होगा। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे केवल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक क्लासरूम में, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल नहीं होगा दोस्तों, केवल लघुत्तर प्रश्नों के, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि ऑप्शंस में आपके अवसर शब्द, संदर्भ परक शब्द, चर्चा शब्द आपका दोस्तों, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो दोस्तों ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होगी कि ऑप्शन आपके सही होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, कौन सा दोस्तों उद्देश्य है, आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, जल्दी से दोस्तों ऑप्शंस पढ़ करके इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। राइट आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना भी दोस्तों आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपकी पेडागोगी से, बाकी 15 प्रश्न आपके दोस्तों पैसे से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पेडागोगी के प्रश्न कर चुके हैं, शिक्षण के, बाकी पैसेज के प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 41 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं, कविता को पढ़ते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा दोस्तों ये पोयम कंपोज की गई है, इन्हीं के द्वारा। इस पे कुछ प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। इस पे जो कविता पे आधारित पूछा गया है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। आप लोग बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं।
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। यही इसका अर्थ हो जाएगा काले बादल में रहती है चांदी की रेखा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। काले बादल प्रतीक है, किसके प्रतीक है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिगत वैमनस्य के। अगला प्रश्न दोस्तों अलंकार से पूछा गया है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या उपमा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलज। जलज दोस्तों आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द आपका हो जाएगा दोस्तों पराधीनता। अगला प्रश्न है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आशा की किरण को। आशा की किरण को दोस्तों कवि सुनने और देखने की बात कहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपका पैसेज है जो 52 से लेकर के 60 तक इस पे प्रश्न आधारित है। इसको दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है। उस वक्त का तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे मोटे घरों का झुरमुट थी। आगे चलते हैं दोस्तों, वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा इसके 2 साथी यो टाइपिस्ट और तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और उससे अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन है। वह सज्जन कहे जा रहे थे कि हमारे गांव आज नहीं बसे, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। तो दोस्तों ये आपका पैसेज था, इस पे आधारित प्रश्न है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था दोस्तों? 4 ऑप्शन आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें स्वावलंबी दोस्तों बनाना था, आत्मनिर्भर, यही उद्देश्य था। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। लेखक का मानना था। लेखक का क्या मानना था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से आप बताइए क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। अगला प्रश्न दोस्तों, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है पूछा गया है। व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमात्मा। इसमें दोस्तों आत्म उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में
हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है, इसका कारण है। इसका सही कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। अभी हम लोग दोस्तों पैसेज में पढ़े थे। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, शताब्दी समाज का उदाहरण है। यानी दोस्तों शताब्दी जो है किस समाज का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विगु। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को मान्यता नहीं देते थे। गांधी जी को मान्यता नहीं, गांधी जी खालिस्तान को मान्यता नहीं देते हैं। किसको मान्यता नहीं देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अकर्मण्यता को। बाकी दोस्तों तीनों को मान्यता देते हैं, कर्मठता, सादापन या आत्मनिर्भरता को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा इसमें संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो अनुशासित संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों उपयोगी शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपयोगी। तो दोस्तों हिंदी के 60 प्रश्नों का हम आपको हिंदी के 30 प्रश्नों का हम आपको मॉक टेस्ट कराए। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।